जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट टर्न हम लोगों ने फिजिक्स में, आज आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। फिजिक्स में लास्ट टर्न हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा के संबंध में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हो तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा तो क्लास आपको प्रॉपर वे पे समझ में आती रहेगी। लेकिन अगर आप लोग आगे के वीडियो देखोगे, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ में तो आएगा लेकिन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज हम लोग एनर्जी के बारे में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा एनर्जी के आगे प्रेशर यानी दाब क्या है और दाब से परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दाब या प्रेशर क्या है, इसके संबंध में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। दाब किसे कहा जाता है? तो दाब के संबंध में ये कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। चाहे तो आप इसकी परिभाषा से ही चाहे तो आप इसके सूत्र से ही डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अब दाब बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अब यहां पर अगर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तो इसे दाब कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट और ऐड कर दें, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम लोग लिखने के लिए इसका सूत्र सिंपल लिख लेते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर बल क्या है? F, क्षेत्रफल क्या है? A, और दाब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं P बराबर F अपॉन A। तो ये आपका सूत्र हो गया दाब का। इसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को सबको पता होगा कि दाब का सूत्र क्या है या दाब के बारे में क्या परिभाषा बनती है। तो ये अब इसके आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। देखिए दाब के बारे में अगर कभी पूछा जाए कि दाब किस प्रकार की राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर इसका मात्रक के बारे में पूछा जाए कि क्या होगा, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल में दो लंबाइयां होती हैं इसलिए मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को MKS और SI जो पद्धतियां हैं इसमें इसे
पास्कल कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे याद रखना है कि 1 पास्कल बराबर या पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। पास्कल को और क्या कहा जा सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगर इसका विमीय सूत्र बनाएं तो विमीय सूत्र बनाने के लिए बल का विमीय सूत्र हम लोग बना चुके थे, P बराबर F/A। इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए बल का हम लोग विमीय सूत्र बना चुके थे, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1L1 T-2, M1L1 T-2, और यहाँ मीटर स्क्वायर बनता है, मीटर स्क्वायर यानी लंबाइयां 2 होंगी, तो यहाँ पर L कितना बन जाएगा, 2। विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं अगर आप लोगों को ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पिछले वीडियो में हमने एकदम बेसिक से बताया है, तो देख लीजिएगा वहां पर विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो बल का विमीय सूत्र हम लोगों ने निकाला था M1L1 T-2, लेकिन हमें इसको MLT के यानी एक लाइन फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, M1, अब ये L ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 से प्लस का 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, L-1, और ये हो जाएगा T-2। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M1L-1 T-2। तो इसका विमीय सूत्र नोट कर लीजिएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाब की विमा क्या होगी, M1L-1 T-2। याद कर नहीं पाओगे, याद करने में बहुत झंझट है, हमने बताया था निकालते कैसे हैं, तो वो सारी चीजें हम बता चुके हैं। फिर से अगर यहाँ निकाल करके बताएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, हमने काफ़ी बार ये बता दिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब यहाँ से अगली बात कर लेते हैं कि दाब के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं। तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा, दाब के अन्य मात्रक। तो दाब के अन्य मात्रकों को जरा देख लेते हैं। देखिए, पहला मात्रक तो हम लोग अभी देख चुके हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहा जाता है, तो ये बोल सकते हैं। दूसरा बार, दूसरा मात्रक बार। बार भी किसका मात्रक है, तो बार भी आपका दाब का मात्रक है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 बार बराबर, तो कोष्टक में लिख लीजिएगा, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। तीसरा मात्रक की बात करें तो टार। टार आपका मात्रक होता है दाब का, और 1 टार बराबर अगर बात की जाए तो 1 टार बराबर कितना होता है, 133.8 पास्कल। 133.8 पास्कल। इसके बाद अगला मात्रक अगर बात करें तो दाब का अगला मात्रक है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब भी किसका मात्रक होता है, तो वायुमंडलीय दाब भी मात्रक होता है दाब का। और वायुमंडलीय दाब को हमेशा हम लोग ATM से शो करते हैं, ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे ATM से शो किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 76 सेंटीमीटर पारे के एक कॉलम द्वारा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पर उस कॉलम द्वारा लगाए गए दाब को ही
क्या कहा जाता है, एक वायुमंडलीय दाब। और एक वायुमंडलीय दाब कितना होगा, तो ये होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। तो नोट कर लीजिएगा इसको। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा प्लीज, और अगर चीजें समझ में आ रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो पहला दाब किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से हम लोगों ने इसका मात्रक निकाल लिया, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एमपीएस या एसआई में पास्कल कहा जाता है, तो पास्कल भी मात्रक किसका हो जाएगा, दाब का। दाब एक आदेश राशि है, विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2 अब यहाँ पर क्षेत्रफल का लिया जाएगा तो L2 हो जाएगा। इसको जब एक लाइन में लिखेंगे तो हो जाएगा m1L-1T-2, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 से +1 का जब घटेगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये विमीय सूत्र बनेगा। इसके बाद दाब के अन्य मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। बार किसका मात्रक है, दाब का, टार भी और वायुमंडलीय दाब भी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दाब का मात्रक। चलिए अब आगे देखते हैं दाब में। आपसे संबंधों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में पढ़ रहे थे। तो देखिए, अगर रिलेशन यानी संबंध की बात करें तो संबंध के संबंध में हम लोग लिखते क्या है दाब में, P बराबर F/A। अब मान लीजिए कि यहाँ से P बराबर 1/A, P बराबर F/A दिया गया है, और यहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि बल दाब और क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध है। मान लीजिए यहाँ दे दिया गया दाब व क्षेत्रफल के मध्य संबंध। अब दाब और क्षेत्रफल के मध्य संबंध को अगर हम लोग देखें तो दाब और क्षेत्रफल के मध्य संबंध कैसा है, हमने बताया था यहाँ पर आमने सामने होंगे मित्र और ऊपर और नीचे होंगे शत्रु, यानी कि ये जो संबंध होता है ये अनुक्रमानुपाती या इसी को समानुपाती कहा जाता है। जबकि जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर हम लोग बल, दाब और क्षेत्रफल के बीच में संबंध को लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे P बराबर P प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो ये संबंध है व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में हम पहले के वीडियो में भी बता चुके कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला घट जाता है। ये संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती के मध्य में। कहीं पर भी ऐसा संबंध दिया गया हो तो वो संबंध व्युत्क्रमानुपाती होगा। जबकि समानुपाती में एक बढ़ेगा तो वो दूसरे को भी बढ़ाएगा। इसके बाद हमने स्क्वायर में बताया ये मजबूत संबंध होता है कि वो एक बढ़ेगा तो दूसरे को 2 गुने बढ़ाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जरा इसके संबंध के देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने P बढ़ाया, प्रेशर यानी दाब बढ़ा दिया,
तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा है, ऐसे भी बोल सकते हो कि, यानी मान लीजिए कि किसी भी कोई वस्तु है उसका क्षेत्रफल कम है तो उस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। तो ये एक तरीके से हम लोग इक्वेशन ले करके चलते हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। देखिए जैसे कील है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कील है। अब कील में हम लोग जब भी इसको दीवार पर ठोकते हैं तो कील जब दीवार पर ठोकी जाती है इस तरीके से, तो ये जो इसका अगला हिस्सा होता है कील का, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल कम होता है। तो यहाँ से जैसे ही इस पर हम कोई भी बल लगाएंगे, यानी यहाँ से मान लीजिए हमने कोई भी बल लगाया, तो बल लगाने के बाद होगा क्या, ये कील क्षेत्रफल कम होने के कारण तुरंत इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और ये कील तुरंत इसमें लग जाएगी। लेकिन उसी जगह अगर इस कील का जो मत्थे वाला भाग है उसको इस तरफ कर दें और ये भाग इसका इधर कर दें, अब हम लोग कील को ठोकेंगे तो कील कभी भी अंदर नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक नुकीली कील दीवार पर आसानी से गड़ जाती है, यहाँ पर क्या संबंध होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा दाब और क्षेत्रफल के लिए। याद करिएगा, या ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे सुई है, सुई में भी क्या होता है कि सुई भी नुकीली बनाई जाती है। नुकीली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसका जो एरिया हो वो एरिया कम रहे, और एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इसके बाद ये भी नोट कर लीजिएगा। अब उसी जगह अगर इस दूसरे वाले की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ये तो इसका हो गया। अब दूसरे वाले का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े वाहन होते हैं, बड़े वाहन में जो टायर लगते हैं वो टायर कैसे बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि जब उन पर ज्यादा लोड रखा जाए तो प्रेशर कम लगे, जिससे आसानी से प्रेशर डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने के साथ वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे आप नाव को देखते हैं, नाव का जो तला होता है, उस तले का, नाव का तला, ये भी आपका चौड़ा बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नाव का तला अगर चौड़ा होगा मतलब क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, और जब एरिया ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है प्रेशर कम लगेगा, जिससे नाव आपकी तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एरिया और प्रेशर के मध्य में संबंध क्या है। किसी भी तरीके से घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, गलती मत करिएगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका तो आंसर आप लोग आसानी से कर लोगे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है, क्यों, बताइए। देखिए दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंसा है, मान लीजिए ये दलदल वाला एरिया है,
और यहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर फंसा है और फंसे होने पर अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो जो नीचे का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, यानी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एरिया कम तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा यानी कि वो पूरी तरीके से डूब जाएगा या उस दलदल में अंदर फंस जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह बात करें कि ये लेट जाएगा यहाँ से, तो जो यहाँ पर कम एरिया है, लेट जाने पे इसकी पूरी सतह का क्षेत्रफल इस दलदल पर आ जाएगा। यानी अब क्या होगा, तो अब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल यदि बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, जिससे उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि दाब तथा क्षेत्रफल के मध्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसलिए अगर क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो वस्तु सतह पर दाब कम डालेगी, जिससे उस व्यक्ति को डूबने की दर घट जाएगी और उसे आसानी से बचाया जा सकता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ऊंचाई पर फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर आ जाती है। दूसरा, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब बढ़ेगा कि घटेगा। सतह पर दाब ज्यादा होगा कि ऊंचाई पर दाब ज्यादा होगा। तो इसका एक बेसिक फंडा बता रहे हैं, उसको जरा दिमाग में रखिएगा। तो अगला पॉइंट यहीं से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक सतह है, यानी ये कोई एक धरातल है, और इस धरातल पर एक कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब एक व्यक्ति इस धरातल पर यहाँ पर खड़ा है। वायुमंडल, आप सबको मालूम है कि चारों ओर वायुमंडल होता है। इस वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं, ये गैसें क्या कर रही होंगी, इस व्यक्ति पर दाब डाल रही होंगी कि नहीं डाल रही होंगी। यानी ये गैसें वायुमंडल से आपकी इस व्यक्ति पर दबाव डाल रही होंगी, यही तो वायुमंडलीय दाब होता है। अब उसी जगह दूसरी बात कर लें कि एक कोई व्यक्ति है, ये कोई एक मान लेते हैं यहाँ से पहाड़। अब ये हो गया पहाड़, इस पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ से खड़ा व्यक्ति जो होगा, इसके ऊपर भी वायुमंडल से गैसें दबाव डाल रही होंगी। तो अब बताइए, जब कोई व्यक्ति सतह पर था, जब कोई व्यक्ति सतह पर खड़ा था यानी धरातल पर खड़ा था, तब उसके ऊपर गैसों द्वारा दाब ज्यादा डाला जाएगा कि जब वो ऊंचाई पर होगा तब दाब ज्यादा डाला। तो आप सीधा सा मतलब बताओगे कि जब कोई व्यक्ति सतह पर खड़ा था तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बीच और व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, और ये सभी इस व्यक्ति पर दाब डाल रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा। लेकिन अगर पहाड़ों पर जाएं तो एरिया घट जाएगा यहाँ से ऊंचाई। तो जब एरिया घट जाएगा तो सीधी सी बात है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, ये सॉरी, जो ऊपर से वायुमंडलीय दाब और गैसों के बीच में है, तो यहाँ से जो दाब डाला जा रहा होगा ये क्या होगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि सतह पर व्यक्ति के ऊपर जो दाब डाला जाता है, पहाड़ पर उससे दाब
कम डाला जाता है, क्योंकि बीच में जो वायुमंडलीय दाब है इसके बीच में हमने गैपिंग आपको बताई, ये ऐसा क्यों होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंचाई पर फाउंटेन पेन से स्याही का बाहर आ जाना, ऊंचाई पर फाउंटेन पेन से स्याही का बाहर आ जाना, ये कौन सी घटना है। अब जरा यहां पर समझिएगा, ऊंचाई पर जब जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन जब वो सतह पर रहा होगा तो क्या प्रेशर ज्यादा नहीं रहा होगा। और जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन में जो बाहर का प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा है, तो इंक क्या है, अंदर रहेगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो ये क्या करेगा, इंक को बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन उसी जगह अगर बाहर का प्रेशर कम हो जाए और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जो दाब, जब कोई भी वस्तु है वो गमन करती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जैसे अभी आप हवाएं पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो वहां पर जब समझोगे कि जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की ओर बढ़ने लगेगा, तो यहाँ से इंक क्या होगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई पर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, इसलिए फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आने लगती है। उसी जगह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऊंचाई पर या वायुयान में, ऊंचाई पर या बोल सकते हैं वायुयान में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज की नाक से रक्त आ जाना या रक्त आ जाना, इसका कारण क्या है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि जब व्यक्ति नीचे था तो उसको हाई ब्लड प्रेशर था, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था तो वो एडजस्ट कर जा रहा था, एडजस्ट कर जाने के कारण वहां पर से यानी धरातल पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ऊंचाई पर गया, तो जब ऊंचाई पर जाएगा तो सीधी सी बात है, बाहर का प्रेशर घटेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वस्तु गमन करने लग जाएगी, यानी जो अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, तो ब्लड क्या होगा, बाहर आ जाएगा नाक से। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाएगा बाहर का, इसलिए बाहर का प्रेशर कम हो जाने के कारण अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाने के कारण नाक से खून आना शुरू हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, संबंध में ही संबंध में एक और पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है इस तरीके से कि क्वथनांक और दाब के मध्य क्या संबंध होता है। क्वथनांक को हम लोग इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए। क्वथनांक व दाब के मध्य संबंध, क्वथनांक व दाब के मध्य संबंध। अब जरा इसको देखते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर के मध्य में क्या संबंध होता है। देखिए, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट
और प्रेशर के बीच में समानुपाती संबंध होता है, यानी अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे आप देख सकते हो कि जब भोजन को प्रेशर कुकर में बनाया जाता है तो प्रेशर कुकर में होता क्या है, प्रेशर कुकर में उसमें होता क्या है कि जब प्रेशर, नाम ही उसका प्रेशर कुकर है, तो वहां पर होता क्या है कि दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जो भोजन के पकने का समय है, वो भी क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका बिंदु भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी खाना क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर बात करें ऊंचाई पर, जब आप जाओगे पहाड़ों पर, तो क्या वहां पर प्रेशर कम नहीं होगा, वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और खाना क्या होगा, देर में पकेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पहाड़ों की अपेक्षा धरातल पर खाना जल्दी पकता है क्यों, या धरातल की अपेक्षा पहाड़ों पर भोजन देर में पकता है क्यों, साधारण पकाए जाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी पकता है क्यों। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रेशर अगर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर यदि कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, इसी से प्रेशर कुकर वाले पॉइंट से लिखिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन का जल्दी पक जाना। अब प्रेशर कुकर होगा यानी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी खाना जल्दी पक जाएगा। दूसरा, ऊंचाई पर भोजन देर से पकना, या ऊंचाई पर भोजन देर से पकता है क्यों। आप ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर क्या होगा, कम, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम, तो खाना क्या होगा, देर से पकेगा। तो इसलिए नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट कि ऊंचाई पर दाब घट जाने के कारण उसका क्वथनांक बिंदु भी घट जाता है, इसलिए भोजन देरी से पकता है। इनके घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो नोट रखिएगा इनको। चलिए, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो इस यंत्र को बोलते हैं वायु दाब मापी, वायु दाब मापी, या इसी को इंग्लिश में बैरोमीटर कहा जाता है। तो वायु दाब मापी या बैरोमीटर इसे कहा जाता है। इसके बाद बैरोमीटर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी टॉर्सेली ने। टॉर्सेली ने इसकी खोज की थी। तो नोट कर लीजिएगा कि बैरोमीटर का खोजकर्ता कौन था, टॉर्सेली। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब का मापन किया जाता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बैरोमीटर में रीडिंग यानी वायु दाब मापी में रीडिंग का अचानक गिरना। दूसरा पूछता है कि वायु दाब मापी में रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरना। रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरना। और तीसरा पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, तीसरा पूछा जाता है रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठना। ये किसका संकेत है? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि वायु दाब मापी में रीडिंग का धीरे धीरे उठना ये किसका संकेत है? वायु दाब मापी में रीडिंग का अचानक गिर जाना किसका संकेत है? वायु दाब मापी में रीडिंग का धीरे धीरे नीचे गिरना, धीरे धीरे ऊपर उठना, ये किसके संकेत हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं। देखिए बैरोमीटर में पहली बात तो पारे का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें HG यानी पारे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी होगी कि इसमें संकेत किसका है, तो देखिए आंधी तूफान का संकेत होता है बैरोमीटर में अचानक गिर जाना। अचानक गिरने का मतलब क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और जब प्रेशर नीचे आएगा तो हमने बताया था जो हवाएं या आंधी तूफान है वो हमेशा यानी कोई भी वस्तु या हवा जब गमन करती है तो वो गमन कैसे करेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यानी जब तूफान आने वाला होगा, मान लीजिए कोई 2 प्लेस हैं, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। तो अब जरा बताइए, हमने बताया कि जो हवा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। बैरोमीटर में जब वो अचानक से नीचे गिरेगा तो वो किसको शो करेगा, क्योंकि पारा नीचे आएगा और पारा नीचे आएगा मतलब वो क्या हो रहा है, वहां पर प्रेशर कम हो रहा है। और जब प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है तो सीधी सी बात है जो उच्च वायुदाब यानी जहाँ प्रेशर ज्यादा है ये सारी हवाएं किधर मूव करने लगेंगी, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर, यानी उच्च वायुदाब से हवाएं चलने लगेंगी निम्न वायुदाब की ओर और सारी हवाएं इसी दिशा में आने लग जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब रीडिंग अचानक गिर जाए तो ये किसका संकेत होता है, तो ये संकेत होता है आंधी या तूफान का। ये संकेत है आंधी या तूफान का, तो नोट कर लीजिएगा यह आंधी तूफान का संकेत है। अब दूसरा दिया गया कि यदि धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये किसका संकेत है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये संकेत होता है वर्षा का, वर्षा का संकेत। धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये वर्षा का संकेत। तीसरा पूछता है कि अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो ये किसका संकेत है, तो धीरे धीरे ऊपर उठने का मतलब क्या होगा, पी जो है ये धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया और अगर पी बढ़ना शुरू हो गया तो मौसम कैसा हो जाएगा, तो साफ मौसम का
संकेत। तो याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं कि रीडिंग का अचानक गिर जाना आंधी तूफान का संकेत, रीडिंग का धीरे धीरे ऊपर उठना ये आपका साफ मौसम का संकेत, और रीडिंग का धीरे धीरे नीचे गिरना ये वर्षा का संकेत होता है। तो ये बैरोमीटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरा नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग दाब के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास में पास्कल के नियम को पढ़ेंगे, जो कि दाब पर ही बनाया गया है। यानी पास्कल ने दाब के संबंध में एक पास्कल लॉ दिया था। तो अब हम लोग उस पास्कल के नियम को पढ़ेंगे और उसमें दाब के जितने भी आज आपने पढ़े हैं ये सब हम लोग अप्लाई करेंगे कल पास्कल के नियम में, तब हम लोग हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।